नमस्कार दोस्तों। हो रहे और प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आगे बात करने वाला हूँ और मेनली ये सारे जितने भी वीडियोस मेरे हैं वो आचार्य के स्टूडेंट्स के लिए हैं और साथ में जो भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। तो जितने भी मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ ये वेल रिसर्च्ड हैं और अलग अलग जगह से कलेक्ट करके मैंने लिखे हैं। तो आप इन्हें नोट करते जाएं, एक नोटबुक ले लें क्योंकि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट तो है नहीं। तो जो भी मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा वो आप नोट कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैं एक प्रश्न बताने वाला हूँ कि हम जब भी कोई प्रश्न चार्ट देखेंगे तो प्रश्न चार्ट के अंदर जिस भी हाउस से रिलेटेड प्रश्न आपके पास होता है उसका जो भी लॉर्ड या स्वामी होता है उस भाव का, उसे हम बोलते हैं कार्येश। जैसे 5th हाउस से रिलेटेड प्रश्न आ गया, बच्चों से रिलेटेड, प्रोजेनी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो 5th हाउस लॉर्ड कार्येश हो गया। अब किसी भी हाउस का लॉर्ड जो कार्येश होता है वो कितने दिनों में रिजल्ट देगा, वो कितने दिनों के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन होगा इंडिकेट द टाइम ड्यूरेशन सिग्निफाइड बाई डिफरेंट प्लैनेट्स। जब अलग अलग प्लैनेट कार्येश होते हैं, कार्येश बनते हैं, किसी भी हाउस का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट बन सकता है, तो वो कितनी टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सन और सूर्य जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक आयन जिसे हम बोलते हैं 6 मंथ पीरियड को इंडिकेट करेगा। दूसरे नंबर पर मून आता है। यदि मून कार्येश है तो वो काम को वो 48 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 48 मिनट का मतलब 1 मुहूर्त सबसे कम टाइम को इंडिकेट करता है कि जो भी काम है वो 48 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। आपका एक मुहूर्त को रिप्रेजेंट करेगा। मून के बाद आता है मार्स या मंगल, तो वो 1 डे एंड नाइट जिसको अहोरात्रि बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा 24 आवर को, 1 डे एंड नाइट। यदि कार्येश मरकरी या बुध हो तो वो 1 सीजन और या एक ऋतु को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल 1 ईयर में 6 सीजन या 6 ऋतु होते हैं, तो वो एक ऋतु या एक सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मरकरी या बुध 2 मंथ के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर या गुरु है कार्येश, तो वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वीनस या शुक्र हो तो एक पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, मतलब 15 दिन का पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप सैटर्न आता है शनि, तो 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है वो। इसी तरीके से राहु यदि कार्येश है तो वो 8 मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा और केतु 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम देख सकते हैं कि कोई भी यदि प्लैनेट जो कार्येश बना वो कितने दिनों में उस से रिलेटेड रिजल्ट देगा। तो आपका इंडिकेट द टाइम ड्यूरेशन सिग्निफाइड बाय डिफरेंट प्लैनेट्स क्वेश्चन का ये आंसर हम देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो केसेस डिस्कस करूँगा इसमें एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कॉम्प्लिकेसी ऑफ डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, या आप देखना चाहते हो कि कोई भी नेटिव को यदि वो बीमार है, सिक है, तो उसको कॉम्प्लिकेसी तो नहीं आएगी रोग से रिलेटेड प्रश्न में। ऑल्दो मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया था जिसमें उसकी डेथ भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो सकती है, वो भी एक केस है, उसमें हमने डेथ को भी कंसिडर किया था। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशंस इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशंस इन डिजीज इन रोग प्रश्न, कि ये कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे तो कॉम्प्लिकेशन इन डिजीज हो सकती है। यदि 4th हाउस, दिस इज द 4th हाउस, यहाँ पे जो मैंने 4 साइन बनाया है ये कॉल पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पे साइन भी वही है और हाउस भी वही है, मगर जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो हाउस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड नहीं है। यदि 4th हाउस और 7th हाउस दोनों यदि मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो डिजीज में कॉम्प्लिकेसी आएगी, क्योंकि आपको मालूम है 7th हाउस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है और 4th हाउस ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। यदि केवल 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, चौथा भाव प्रभावित है अशुभ ग्रहों से, तो इसका मतलब गलत मेडिसिन दी जा रही है। तो ये भी आपका कॉम्प्लिकेसी ऑफ डिजीज के लिए है, रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर उसको नेटिव को।
7th हाउस अफ्लिक्टेड है, इसका मतलब डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। जिस चीज़ का ट्रीटमेंट लग रहा है वो एक ही डिजीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जो आराम से समझ में नहीं आएगी। तो पहले 3 कॉम्बिनेशन को फिर मैं रिपीट करता हूँ कि 4th एंड 7th हाउस अफ्लिक्टेड हो तो डिजीज़ में कॉम्प्लिकेसी आएगी। ओनली 4th हाउस अफ्लिक्टेड हो तो इसका मतलब कि रॉन्ग मेडिसिन दी जा रही है, और 7th हाउस अफ्लिक्टेड हो इट मीन्स डिजीज इज कॉम्प्लिकेटेड। अब 10th हाउस भी अफ्लिक्टेड हो, ये चौथा कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। इफ 10th हाउस इज अफ्लिक्टेड तो डिजीज एग्रेवेट होगी, आगे बढ़ेगी, और ड्यू टू फॉल्ट ऑफ पेशेंट, जो बीमार है उसकी गलती की वजह से डिजीज आगे बढ़ेगी। बीमार की गलती ऐसे हो सकती है वो मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहा हो, उसके अंदर विल पावर ही नहीं हो, ठीक ही नहीं होना चाहता हो, लापरवाही कर रहा हो कि मेडिसिन ले रहा है मगर जो साथ में जो भी रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, ओवरडोज ले लेता है या अंडरडोज ले लेता है। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेसी आएगी यदि 10th हाउस एफ्लिक्टेड हो, क्योंकि 10th हाउस पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 10th लॉर्ड, 10वें भाव का स्वामी यदि डेबिलिटेटेड हो प्रश्न कुंडली में, नीच का हो, तो आप समझ लीजिए पेशेंट खुद ही ठीक नहीं होना चाहता, डू नॉट वांट टू बी क्योर्ड, वो उसके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है ठीक होने की। 6th कॉम्बिनेशन है यदि लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में एनिमिटी हो, दुश्मनी हो, और 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच में दुश्मनी हो, तभी भी डिजीज एग्रीवेट होगी यदि ऑड लग्न है तो। ऑड लगने के केस में यदि लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में शत्रुता हो, एनिमिटी हो, 4th लॉर्ड या 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच में, दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड में शत्रुता है या 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में शत्रुता है, तो डिजीज आपकी एग्रीवेट होगी यदि नेटिव की लग्न ऑड हो, विषम राशि हो लग्न में। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है लास्ट वन, इफ 6th लॉर्ड हैज कनेक्शन विद 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, 6th लॉर्ड का यदि 8th और 12th लॉर्ड से कुछ कनेक्शन हो जाए तभी भी डिजीज एग्रीवेट होगी। तो मैं इनसे कॉम्बिनेशन को फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था क्विकली मैं रिपीट करता हूँ कि 4th हाउस एंड 7th हाउस हैज मेलिफिक इन्फ्लुएंस, अशुभ ग्रहों का असर हो 4th और 7th पे। यदि 4th हाउस पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो रॉन्ग मेडिसिन ले रहा है, 7th हाउस पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस है यदि तो डिजीज कॉम्प्लिकेटेड है, 10th हाउस एफ्लिक्टेड है तो डिजीज एग्रीवेट होगी ड्यू टू फॉल्ट ऑफ पेशेंट। यदि 10th लॉर्ड आपका नीच का हो या डेबिलिटेटेड हो जाए तो पेशेंट ठीक ही नहीं होना चाहता। लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में एनिमिटी हो, दुश्मनी हो, या 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के बीच में दुश्मनी हो, तो इन दैट केस आपकी डिजीज एग्रीवेट होगी इन केस ऑफ ऑड लगना। फिर 6th लॉर्ड का 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड से कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तभी भी डिजीज एग्रीवेट होगी। अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, थर्ड वन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इंडिकेटिंग डिफीट ऑफ क्वेश्चनर। मतलब जो क्वेश्चनर है वो डिफीट होगा, जो आपके पास आया है किसी भी उसके काम के लिए, कोर्ट केसेस में आया है या कोई टेंडर होने वाला है उसमें वो आया है, या दो लोगों के कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लेकर आया है, तो वो उसकी डिफीट होगी इन फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस में। तो एक क्वेश्चन एज इट इज आता है जिसको कि मैं बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन इंडिकेटिंग डिफीट ऑफ क्वेश्चनर। तो फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग मेलिफिक प्लैनेट इन 7th हाउस। यदि 7th हाउस में स्ट्रॉन्ग मेलिफिक अशुभ ग्रह है तो जो आपके पास क्वेरी लेकर आया है उसकी डिफीट होगी, जिस भी चीज से रिलेटेड वो हार और जीत से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है। सेकंड वन कॉम्बिनेशन कि 7th लॉर्ड यदि लग्न लॉर्ड से स्ट्रोंगर हो जाए, 7th लॉर्ड इज स्ट्रोंगर, ऐसा मान के चलिए 7th हाउस इज एनिमीज हाउस, दुश्मन का हाउस है, और फर्स्ट हाउस उसका है क्वेश्चनर का। तो यदि दुश्मन के हाउस में स्ट्रॉन्ग अशुभ ग्रह बैठा है तो भी डिफीट होगी, और यदि 7th लॉर्ड द 7th हाउस का लॉर्ड लग्न लॉर्ड से स्ट्रोंगर है तभी भी डिफीट होगी। थर्ड कॉम्बिनेशन है जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस का स्वामी है, वो उच्च का हो और 5th या 9th लॉर्ड के साथ इस साल बना रहा हो। मतलब 7th लॉर्ड उस उच्च का हो, 5th लॉर्ड या 7th लॉर्ड के साथ इस साल बना रहा हो, तभी भी
क्वेश्चनर की डिफीट होगी, जो प्रश्न आपके पास लेके आया है उसकी डिफीट होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेवंथ लॉर्ड फॉर्मिंग इस साल विद द सन। सेवंथ लॉर्ड सूर्य के साथ या सन के साथ इस साल बना ले, तभी भी क्वेश्चनर की डिफीट होगी। सो आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द 4 कॉम्बिनेशंस। स्ट्रॉन्ग मैलिफिक इन सेवंथ हाउस पहला कॉम्बिनेशन। सेवंथ लॉर्ड इज स्ट्रोंगर देन लग लॉर्ड दूसरा कॉम्बिनेशन। सेवंथ लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो और फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के साथ इस साल फॉर्म कर रहा हो, तभी भी क्वेश्चनर की डिफीट होगी। या सेवंथ लॉर्ड सूर्य या सन के साथ इस साल बना रहा हो, तभी भी डिफीट होगी। तो ये कुछ एक कॉम्बिनेशंस थे। आगे मैं और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। होपफुली आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, अदरवाइज भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न ऑफ मिसिंग पर्सन। कोई भी पर्सन आपके यहाँ से चला गया है तो वो रिटर्न वापस आएगा, उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक जगह एक्सप्लेन किया था, मिसिंग पर्सन के केस में जो फर्स्ट हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है उसकी हैप्पीनेस या वेल बीइंग को, कि पर्सन खुश है, ठीक है या नहीं है, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मिसिंग पर्सन के केस में पाथ विच ही फॉलोज, किस रास्ते से वो आया या गया है। तो ये तीनों केंद्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मिसिंग पर्सन से रिलेटेड प्रश्न में जो कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है ऑल प्लैनेट्स इन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस। ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट यदि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में आ जाएं तो पर्सन वापस आ जाएगा। और इसका एक लॉजिकल रीजन ये होता है, सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, परिवार को। थर्ड हाउस को, बोर्न को, बहन भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। और फिफ्थ हाउस बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी पर्सन यदि मिस हो गया है तो इन तीन वजह से ही वो वापस लौटेगा। इसलिए यदि सेकंड हाउस मतलब फैमिली की वजह से आएगा, थर्ड हाउस मीन्स अपने भाई बहनों की वजह से आएगा, या फिफ्थ हाउस मीन्स बच्चों की वजह से आएगा। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हाउस में ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स हो। अब ऑल प्लैनेट्स तो होता नहीं है, तो आप ऐसा सोच सकते हो मैक्सिमम प्लैनेट हो तो वो नेटिव वापस आ जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन है। अब ऐसा नहीं है कि सपोज सारे प्लैनेट्स नहीं हो, तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है। वो है केवल बेनिफिक प्लेस्ड हो यहाँ पे, जुपिटर एंड वीनस। मतलब गुरु और शुक्र भी यदि दूसरे, तीसरे और पांचवें भाव में आकर बैठ जाएं, तभी भी मिसिंग पर्सन वापस आ जाएगा। थर्ड वन कॉम्बिनेशन भी इसी से रिलेटेड है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं कि सेकंड, थर्ड, फाइव में ऑल प्लैनेट्स आ जाएं, या जुपिटर और वीनस आ जाए। थर्ड कॉम्बिनेशन है बेनिफिक आ जाए। अब बेनिफिक में हो सकता है मरकरी या बुध भी बेनिफिक हो सकता है, और चंद्रमा भी हो सकता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन दूसरे, तीसरे और पांचवें भाव के हैं। तो पहले तीन कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है लर्न करने में। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन, लग लॉर्ड इन 11 टू फोर्थ हाउस, 11वें से और चौथे भाव के अंदर यदि लग लॉर्ड बैठा हो तो, और बेनिफिक इन केंद्र, ये कॉम्बिनेशन है। ये आपका वैसे भी आ जाता है क्वेश्चंस में, इज इट ट्रू और फॉल्स। लग लॉर्ड होना चाहिए 11 से लेके फोर्थ हाउस के बीच में, और बेनिफिक प्लेस्ड हो केंद्र में, तभी भी मिसिंग पर्सन वापस आ जाएगा। अब बेनिफिक इन केंद्र का एक इंडिपेंडेंट भी आपका कॉम्बिनेशन है कि बेनिफिक इन केंद्र बट नो मेलिफिक इन केंद्र। मतलब बेनिफिक है जो भी है आपके वो केंद्र में है, मगर मेलिफिक कोई नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वीनस प्लेस्ड हो गया और एक जगह पे आपका मरकरी हो गया, जुपिटर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मगर कोई भी मेलिफिक नहीं है, तभी भी आप कहेंगे कि मिसिंग पर्सन आ जाएगा। आपकी प्रश्न कुंडली में केंद्र में यदि आपको केवल बेनिफिक दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मेलिफिक नहीं है, तभी भी रिटर्न हो जाएगा पर्सन, जो भी मिसिंग पर्सन है वापस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है, जो प्रश्न कुंडली में जनरली देखते हैं। चंद्रमा, मून इज इन सेवेंथ हाउस इन मूवेबल साइन। जैसे यहाँ पे मूवेबल साइन ही है 7, 1, 4, 7, 10, 4 राशि 7वें घर में हो और उसमें चंद्रमा बैठा हो, तो भी मिसिंग पर्सन जल्दी से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 7th 1, रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन 7th हाउस, वक्री ग्रह 7वें घर में हो। चंद्रमा 7वें घर में हो जाए, ये भी कॉम्बिनेशन है। वक्री ग्रह 7वें घर में हो, ये भी कॉम्बिनेशन है। और एक और चंद्रमा से रिलेटेड है, यदि चंद्रमा या मून लग्न में हो जाए इन मूवेबल साइन। चर राशि के अंदर चंद्रमा यदि लग्न में आकर बैठ जाए, या वो मूवेबल नवांशा में है, तभी भी
मिसिंग पर्सन वापस आ जाएगा। तो मैं जल्दी से फिर ये सारे कॉम्बिनेशन रिपीट कर देता हूँ। पहले 3 कॉम्बिनेशन हैं, दूसरे, तीसरे और 5वें भाव से रिलेटेड। इनमें सभी ग्रह हो एक कॉम्बिनेशन, या बृहस्पति और शुक्र हो दूसरा कॉम्बिनेशन, या बेनिफिक शुभ ग्रह हो तीसरा कॉम्बिनेशन। चौथा कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको कि लग्न लॉर्ड आपका लग्नेश 11 से 4th हाउस के बीच में आके बैठ जाए और शुभ ग्रह केंद्र में हो। 5वां कॉम्बिनेशन शुभ ग्रह केंद्र में हो। छठा, 7वां और 8वां कॉम्बिनेशन। छठा है आपका कि चंद्रमा 7th हाउस में हो इन चर राशि, या चंद्रमा लग्न में हो चर राशि में, या नवांशा में हो, आपका मूवेबल नवांशा में हो, तभी भी आ जाएगा पर्सन। और 7th हाउस में वक्री या रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, तभी भी मिसिंग पर्सन वापस आ जाएगा। सो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशंस फॉर द रिटर्न ऑफ द मिसिंग पर्सन। बाकी हम कमिंग वीडियोस में, क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप इन सभी को नोट कर रहे होंगे होपफुली। और यदि आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में और मिलने वालों में जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं आप शेयर करें। अपने सुझाव मुझे देते रहें जिससे कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको सिखाना है और कुछ भी नहीं है। नमस्कार।